हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। यानी कि दिल्ली सल्तनत जो आपका 1206 से लेकर के 1526 तक रहा है, उसके बीच में जितना कुछ भी हुआ है वो सारा कुछ हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल डीके ऑफिशियल से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इमेज के माध्यम से क्लियर किया गया चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली बात, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कब से हुई है? 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच में हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत में क्या क्या थे? गुलाम वंश आया था, खिलजी वंश, इसके अलावा आपके और भी कई सारे राजवंश हैं। जैसे गुलाम वंश रहा है कहाँ से कहाँ तक? 1206 से लेकर के 1290 तक। कितने दिन? 84 वर्ष तक रहा है। नंबर दो, खिलजी वंश, ये 1290 से लेकर के 1320 तक रहा है, 30 वर्ष तक रहा है। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा है, जहाँ की 94 साल तक रहा है। फिर है सैयद वंश, जो 37 वर्ष तक रहा है, 1414 से लेकर 1451 तक। और लोधी वंश 1451 से 1526 यानी कि 75 वर्ष तक रहा है। तो अब इसको आसानी से कैसे याद रख सकते हैं? तो इसके लिए ट्रिक है। एक मोबाइल नंबर आप याद कर सकते हैं, 84 30 94 37 75। 84 30 94 37 75। 84 30 94 37 75। इसको आप कई बार रिपीट करिएगा और ये याद हो जाएगा। इससे आप जितने भी राजवंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, वो सबको याद रख पाएंगे आप। तो ये गुलाम वंश हमारा रहा है 1206 से लेकर के 1290, यानी कि जब आप इसमें 84 ऐड कर देंगे, 1206 में 84 ऐड करने पे आ जाएगा 1290। तो आपको पता चल जाएगा कि 1290 से अगला राजवंश यानी कि खिलजी वंश रहा है। फिर 1290 में 30 ऐड करते हैं तो 1320 आएगा, यानी कि 1320 से अगला राजवंश स्टार्ट हो जाएगा तुगलक वंश, जो 94 ऐड करने पे 1414 आएगा। तो 1414 से आपका अगला राजवंश यानी कि सैयद वंश आ जाएगा। तो 1414 में जब 37 ऐड करेंगे तो आपको 1451 मिलेगा, और 1451 से अगला राजवंश यानी कि लोधी वंश आ जाएगा। तो क्या मोबाइल नंबर याद रखना है? 84 30 94 37 75। 84 30 94 37 75। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो ये आप इस सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो मामलुक वंश और गुलाम वंश एक ही हैं। तो इसमें क्या हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश आया, फिर रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, मोइनुद्दीन मोहम्मद कैकुबाद, ये आए हैं। अभी देखते हैं आगे। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत क्वेश्चन पूछा था गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इसको इल्तुतमिश या अल्तमास, अगर क्वेश्चन करके पूछा जाएगा कि वास्तविक संस्थापक कौन है दिल्ली सल्तनत का, तो बताओगे इल्तुतमिश। अगर संस्थापना किसने की थी पूछा जाएगा तो बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। कवियों को दिए गए संरक्षण के लिए ऐबक को क्या है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला सुल्तान था। ये क्या करता था? लाखों का दान दान कर दिया करता था कवियों को और अन्य जो भी लोग हुआ करते थे उन लोगों को। अपने इसके संरक्षण में जो लोग होते थे उन लोगों को लाखों का दान किया करता, इसलिए इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। और अक्षर बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसको अक्षर बख्श या लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आप। लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक का पुत्र जो आराम शाह था, इसको सरदारों के सैन्य कमांडर द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। तो पहला ऐसा सुल्तान था जिसको इसके पद से हटाया गया था, जो सैन्य कमांडर थे उनको। कौन? आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। तो इल्तुतमिश के समक्ष समस्याएं, उनका समाधान देखेंगे। अब देखते हैं इसके सुधार। टंका यानी कि चांदी,
और जीतल यानी कि तांबे के सिक्के चलवाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। चहलगानी नामक 40 रसोई का एक संघ बनाया था। चहलगानी की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है टंका या चांदी या जीतल के तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश चलवाए थे। इक्तादारी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इक्तादारी नामक भूमि आवंटन प्रणाली शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे इल्तुतमिश। वंशानुगत उत्तराधिकार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, यानी कि हर बार राजा का जो भी उत्तराधिकारी यानी कि उसका बेटा होगा, ये भी उन्होंने स्टार्ट किया था। दिल्ली में सराय का निर्माण करने वाला पहला व्यक्ति था, तो दिल्ली में सराय का निर्माण करने वाला इल्तुतमिश था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों की कृषि और भू राजस्व व्यवस्था दो बुनियादी बुनियादों पर टिकी हुई थी, यथा इक्ता यानी कि भू राजस्व के कार्यभार और खराज। इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश द्वारा संस्थागत दर्जा प्रदान किया गया था। इक्ता प्रणाली के तहत साम्राज्य की भूमि को इक्ता नामक कई बड़े और छोटे इलाकों में विभाजित किया गया था और इन इक्ता को अपने सैनिकों, अधिकारियों और कुलीन रईसों को सौंप दिया गया था। वहाँ दो प्रकार के इक्ता होते थे। यथा बड़ा इक्ता और एक छोटा इक्ता। बड़े इक्ता के धारक जो होते थे वो प्रांतीय गवर्नर होते थे। तो एक था बड़ा इक्ता, एक था बड़ा इक्ता और छोटा इक्ता। तो जो बड़ा इक्ता होते थे उसके जो प्रांत धारक होते थे वो क्या थे? प्रांतीय गवर्नर होते थे, जिनके पास कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी होती थी। दूसरे जो छोटे एकता थे वो छोटी सैन्य टुकड़ी के प्रमुख हुआ करते थे, जिनकी कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होती थी। इन छोटे एकता धारकों को खुत और मुकदमा कहा जाता था, खुत या मुकदमा भी कहा जाता था। शुरुआत में एक एकता वेतन पर आधारित होता था। बाद में शुरुआत में जब इसकी शुरुआत की तो एक एकता वेतन पर आधारित होता था, बाद में फिरोज शाह तुगलक के अधीन या वंशानुगत हो गया था। अब देखते हैं रजिया सुल्तान जो है, राजशाही और तुर्क सरदारों 40 या चहलगामी के बीच सत्ता के लिए संघर्ष किया था इन्होंने। उसने महिला वस्त्रों का परित्याग कर दिया और अपने चेहरे पर पर्दा हटाकर राज दरबार चलाना शुरू किया था। कौन? रजिया ने। कुबा कोट और कुला यानी कि टोपी पहनना शुरू किया था रजिया सुल्तान ने। उसने राजपूतों को नियंत्रित करने के लिए रणथंभौर के खिलाफ एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी। लाहौर और सरहिंद में, ये लाहौर का युद्ध और सरहिंद का युद्ध में रजिया सुल्तान के उन खिलाफ विद्रोह छेड़ा गया था। रजिया ने व्यक्तिगत रूप से लाहौर के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया और विद्रोही राज्यपाल को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था लाहौर के युद्ध में। सरहिंद में एक आंतरिक विद्रोह छिड़ गया जिसमें याकूत खान मारा गया था और रजिया को तबर हिंद में कैद कर लिया गया था। कब? सरहिंद के युद्ध में। हालांकि रजिया ने उसे बंदी बनाने वाले अल्तुनिया पर जीत हासिल की और उससे शादी करने के बाद शासन व्यवस्था कार्यभार संभाल लिया। जंगल में लड़ाई के दौरान उसे डाकुओं ने मार डाला था। रजिया सुल्तान वह दिल्ली के इतिहास में एकमात्र महिला शासिका थी। उस जो रजिया सुल्तान थी, एक अबिसिनियाई गुलाम याकूब को घुड़सवार सेना के मुख्य कमांडर के रूप में पदोन्नत किया था इन्होंने। नसरुद्दीन महमूद, ये मिनास उस सिराज के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। मिनास उस सिराज ने नसरुद्दीन के प्रशासन पर तवाक़त नासरी लिखा था। गयासुद्दीन बलबन, इसको उलूग खां की उपाधि प्राप्त है। सुल्तान को ईश्वर की छाया यानी कि जिल्ले इलाही घोषित करते हुए राजस्व की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, जिसे नियाबित एक खुदाई कहा जाता है। चहलगामी को समाप्त कर इक्ता प्रणाली का पुनर्गठन किया और सैन्य प्रशासन के लिए एक अलग विभाग यानी कि दीवाने अर्ज का गठन किया था। सिजदा और पाबोश नामक तथा फारसी नववर्ष जिसे नवरोज के नाम से जाना जाता है, इसको स्टार्ट किया था गयासुद्दीन बलबन ने। बड़े बेटे महमूद की मंगोलों के खिलाफ लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। बलबन ने यह घोषणा करके सिंहासन पर अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश की। वह महान ईरानी राजा अफरसयाब का वंशज है। उसने कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए शत्रुओं के प्रति असहानुभूति तलवार का प्रयोग कर क्रूरता, शक्ति और खून के बदले खून की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी पूछा जाता है। ये खून की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। उसने महत्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के इनकार कर दिया जो किसी प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित नहीं था। सत्ता और अधिकार के सभी पदों से भारतीय मुसलमानों को बाहर रखा गया। बलबन ने स्वयं को अच्छी तरह सूचित रखने के लिए हर विभाग में जासूस नियुक्त किए थे। जासूस नियुक्त करने वाला बलबन था।
हालांकि बलबन के पास एक मजबूत सेना थी, लेकिन उसने बंगाल को छोड़कर किसी भी सुदूर क्षेत्र के अभियान का नेतृत्व नहीं किया। अब ये था तैकूबाद, जो लास्ट शासक हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का। तो 1206 में, 1206 से लेकर 1226 के बीच में वह सत्ता में आने वाला पहला सुल्तान था, जबकि उनके पिता बुकरा खान जीवित थे। बुगरा खान बलबन के दूसरे पुत्र और बंगाल के राज्यपाल थे, खिलजी राजवंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। खिलजी क्रांति। खिलजी मिश्रित तुर्की अफगान मूल निवासी थे। उन्होंने तुर्कों को उच्च पदों से विलग नहीं किया था, लेकिन खिलजी के सत्ता में आने से उच्च पदों पर आसीन तुर्कों का एकाधिकार समाप्त हो गया था। उसने तुर्की कुलीन के एकाधिकार पर रोक लगाई और सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में आया, 1290 से लेकर 1296 तक। फिर इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक रहेगा। फिर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो 1316 से लेकर के 1320 तक। फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में ही खत्म हो जाता है। तो खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। दिल्ली सुल्तानों में सबसे अधिक लोकतांत्रिक था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। मंगोलों ने उलूग के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था। जलालुद्दीन ने मंगोलों को हराया और इन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था। जलालुद्दीन ने क्या किया था? मंगोलों को हरा करके उनको इस्लाम में बदल दिया। जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी गया और यादव के रामचंद्र को हराया था इसने। यह 1295 में दक्षिण में मुसलमानों की पहली जीत थी। अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा या सिकंदर की तरह दुनिया को जीतने की थी, या पैगंबर मोहम्मद जैसे एक नए धर्म की खोजने की। उसने सिकंदर ये शानी यानी कि दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी। गुजरात अभियान इसने कब चलाओ शुरू किया था? 1299 में राणा करदेव को हराया था। कमला देवी और मलिक काफूर को दिल्ली ले आया था ये। रणथंभौर का अभियान इसने 1300 ईस्वी में किया। राणा हमीर देव की हार हुई थी इसमें, राणा हमीर देव को हराया था इसने। फिर है चित्तौड़ का अभियान 1303 में हुआ था। इसमें अलाउद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और राणा रतन सिंह को पराजित किया था। मलिक मोहम्मद जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या है? पद्मावत की रचना की है, और पद्मावत एक पुस्तक का नाम है, जिसके अनुसार राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी अलाउद्दीन के लिए एक मुख्य आकर्षण थी। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी थी। इनको अलाउद्दीन खिलजी बहुत पसंद की करता था, इसलिए इसने क्या है? उनको हराया था और उनकी पत्नी को ले आया था। ये मालवा का अभियान 1305 में किया। महल कदेव को पराजित किया और हिंदुस्तान का सम्राट बना। दक्षिण भारत में अभियान मालिक काफूर द्वारा संचालित किए गए। देवगिरी रामचंद्र देव को दूसरी बार हराया था इसने। वारंगल में काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव की हार हुई थी, इसके द्वारा इसने हराया था इसको। द्वार समुद्र मलिक काफूर ने होयसल वंश के शासक वीर बल्लाल थर्ड को हराया था। पांड्य काफूर ने सुंदर पांड्य के पक्ष में गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया। मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन सल्तनत साम्राज्य का विस्तार हुआ था। फिर सुधार क्या क्या हुए हैं इसके शासनकाल में? तो कुलीनता पर अंकुश लगाने के लिए अलाउद्दीन ने कुलीन परिवारों में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। शराब का सेवन और रईसों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुहसिबों को नियुक्त किया था इसने। मुहसिब वास्तव में शाही सेंसर अधिकारी थे, लेकिन अलाउद्दीन ने उन्हें कुलीनता की शक्ति प्रयोग की जांच के लिए जासूसों के रूप में इस्तेमाल किया था। सैन्य सुधार क्या क्या हुआ इसके शासनकाल में? तो स्थायी पैदल सेना का निर्माण हुआ। इनामदार प्रथा को समाप्त कर दिया और वेतन का भुगतान नगद में किया था इसने। नगद के रूप में वेतन देने की प्रणाली को इतलाक प्रणाली कहा जाता था। नगद वेतन की शुरुआत किसने की थी? इसी ने की थी। दोहराव से बचने के लिए उन्होंने दाग और चेहरा प्रणाली यानी कि घोड़ों पर ब्रांडी की शुरुआत की थी। भी पूछा था घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। विपणन बाजार सुधार बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य स्थायी सेना को बनाए रखना था। अलाउद्दीन ने सहाना ये मंडी नामक बाजारों का एक नियंत्रक नियुक्त किया और मूल्य सूची के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जासूस भी नियुक्त किए थे। मूल्य विनिमयन का पालन केवल दिल्ली और उसके आसपास ही किया गया था। बाजार में सुधार इसने क्या क्या किए हैं? चित्तौड़ अभियान से लौटने के बाद
कई आदेशों की श्रृंखलाओं में अलाउद्दीन ने सभी वस्तुओं की लागत तय करने का प्रयास किए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमाखोरी ना की जाए, सभी बाजारों को पंजीकृत किया जाता था और उनके एजेंटों और परिवारों को किसी भी उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता था। बहुत ही सख्ती से इसने पालन करवाया इसके द्वारा बनाए गए नियमों को। अब है राजस्व सुधार। उन्होंने इकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। ग्राम पंचायत स्तर पर वंशानुगत राजस्व अधिकारियों क्रमशः चौधरी, खुद मुकद्दम और पटवारी पद को समाप्त कर दिया। इन्होंने एक फसल अनुमान पद्धति और राजस्व के आकलन के लिए एक विधि की शुरुआत की जिसे कनकूत प्रणाली यानी कि अनाज आकलन प्रणाली को कनकूत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास के सभी राजाओं में उसने सबसे अधिक भूमि पर लगभग कितना 50% कर लगाया था। हालांकि पूरे भारतीय इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने सबसे अधिक 55% भूमि कर लगाया था। तो इसके टाइम पर कितना 50% भूमि कर लगाया गया था, जबकि अंग्रेजों ने कितना 55% भूमि कर लगाया था। वह पहला सुल्तान जिसने तकावी नामक आपातकालीन ऋण स्वीकृत किया और राजस्व बकाया एकत्र करने के उद्देश्य से दीवाने मुस्त खराज नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी। भू राजस्व उपज का आधा कर दिया था इसने। किसानों को अपना अनाज कम कीमत पर बाजारों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, जो उसे अनाज को शहरों में ले जाकर राज्य द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचते थे। कर क्या था? चरी, घरी, करी पद सहनाई मंडी, वस्तु की गुणवत्ता की जांच के लिए सहनाई मंडी ने स्थापित किया। उसके अधिकारी नियुक्त किए। दीवाने मुस्तखराज राजस्व एकत्रित करने वाले लोग थे। दीवाने रियासत व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए इसने स्थापना की। धार्मिक सुधार क्या क्या हुआ इसके टाइम पे? धर्म को राज्य से अलग करने वाला पहला सुल्तान था। मालिक काफू ने शहाबुद्दीन उमर एक हिंदू माँ कमला देवी से पैदा हुआ पहला सुल्तान को शासक बनाया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। खलीफा की उपाधि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने धारण की थी। उसे उसके वजीर नसीरुद्दीन खुसरो ने मार डाला था जब खुसरो शाह की उपाधि से साथ सत्ता में आया था। खुसरो इस्लाम में परिवर्तित एक हिंदू थे और उन्होंने मस्जिद में मूर्तियों की स्थापना करने का आदेश दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी हत्या करवा दी। इसके लिए इतना ही दोस्तों। तुगलक वंश हम अगली वीडियो में देखेंगे, तुगलक वंश के बाद से जो भी है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आता लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।